कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी न्यू ईयर। सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए नए साल की शुभकामनाएं। सबका साल बहुत अच्छा कटे। सारे मेरे बच्चे नीट में बहुत अच्छे मार्क्स लें। दुआ कर रही हूँ मेरे बच्चों को सारे। ऑल राइट। सो as you know beta, we have like completed most of the concepts of biomolecules. तो आज हम लोग बेटा completely finish कर देंगे biomolecules को. Today we'll be finishing off biomolecules. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, थर्सडे की एक क्लास मतलब सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल के लिए एक क्लास काफी होगी मायोसिस एंड माइटोसिस करने के लिए. फिर वो हो जाने के बाद वी विल स्टार्ट विद द प्लांट फिजियो. ठीक है, फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे. ऑल राइट. बेटा एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स लंबा जा रहा है थोड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि कुछ बच्चों को मतलब कंफ्यूजन रहता है हमेशा. तो आप बेटा इतना कंफ्यूज मत हो बायोमोलिक्यूल्स से. इट्स अ हाई वेटेज चैप्टर, एक तो हाई वेटेज चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं. एंड इजी है, बट बच्चे समझते हैं कि डिफिकल्ट है. बेटा कोई डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके आपको समझा रही हूँ. ऑल राइट. ओके. तो व्हाट वी डिड. Okay, yes, Happy New Year, Dhruvi Patel, Krishna Parmar. Yes, let's start then. So हम लोगों को या एंजाइम स्टार्ट करना था. बिल्कुल हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया है बायोमोलिक्यूल्स का. ठीक है, टुडे वी विल बी फिनिशिंग ऑफ एंजाइम्स. एंड एंजाइम्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. जैसे मैं बताती हूँ, कॉन्जुगेटेड एंजाइम, सिंपल एंजाइम, तो वहां पे आप देखते हो कि बहुत सारी चीजें बदलती हैं. तो वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे. Before starting into that, I will ask you the question. आपने कितना समझा है या नहीं वो हम देखते हैं. मैच द कॉलम 1 with कॉलम 2. Okay, you have to choose the secondary metabolites with the column 1 category and choose the correct option. So options would be pigments, terpenoids, alkaloids, lectins. Yes. लास्ट क्लास में बेटा मैंने ये करवाया था. कृष्णा पार्मर आप थे लास्ट क्लास में मेरे. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो बेटा इतना तो आप देख सकते हो ना. टर्पिनॉइड्स. अच्छा, आप मेरी लास्ट क्लास में नहीं थे बेटा. हम लोगों ने बहुत कुछ खत्म कर लिया. एवरीथिंग इज कंप्लीटेड. आज हम लोग एंजाइम्स को खत्म कर रहे हैं. ओके. तो मतलब प्रॉब्लम यही हो रहा है, जो लास्ट क्लास में होता है वो इस क्लास में नहीं होता. जो इस क्लास में होता है वो फिर अगली क्लास में नहीं होता. तो देर इज सो मच डिसकंटिन्यूटी इन द क्लासेस कि वो कैसे समझ में आए. मुझे ये बहुत समझ नहीं आ रही ये चीज बच्चों की. आई डोंट नो. ओके, कोई बात नहीं. लेट मी टेल यू, मेरा थोड़ा इंटरनेट इश्यू है तो इसीलिए मैंने आज वीडियो को टर्न ऑफ करके रखा है. ओके, प्लीज डोंट माइंड विद दैट. ओके, मेरा आज वीडियो टर्न ऑफ ही रहेगा क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज्यादा इश्यू है. ऑलराइट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो इतना तो आप लिख सकते हो ना, टर्पिन. टर्पिन. ठीक है, अब देखो B2 कहाँ पे है. B2 यहाँ पे है, तो ये आंसर बन गया आपका. तो ये 4 है. पिगमेंट्स आप कौन से देख सकते हो. पिगमेंट्स यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स है, एंथोसायनिन है. ठीक है, ये ए है पिगमेंट. ऑल राइट. देन कमिंग टू B2 हो गया 3 अल्कलॉइड. तो 3 अल्कलॉइड्स में आप यहाँ पे 3 3 मैच कर लो. दैट इज मॉर्फिन, कैडिन. ठीक है, लेक्टिन्स में आएंगे बेटा 1, दैट इज कानकोवलिन. ठीक है, तो ये आपका आंसर है. नाउ कमिंग टू एंजाइम्स. What are enzymes? Enzymes are biological catalysts which influence the speed of biochemical reactions. ठीक है, तो एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है. तो कैटलिस्ट क्या है बेटा, आप सब लोगों को पता है. कैटलिस्ट आर द
chemicals which induce the rate of reaction, मतलब rate of reaction को बहुत ज्यादा स्पीड अप करता है, प्रोसेस को फास्ट करता है, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट, मतलब कॉमन भाषा में। बट ये जो एंजाइम्स है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, मतलब बॉडी के अंदर भी बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उन रिएक्शंस को फास्टन अप करने के लिए, बहुत स्पीड अप करने के लिए हमको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट चाहिए। उनको हमने एक फैंसी नेम दिया है, दैट इज एंजाइम। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करेंगे, सारे बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करेंगे। ठीक है, अब एक पार्ट आपको याद रखना है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, सारे एंजाइम्स प्रोटीन है बट सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है। ठीक है, और एंजाइम्स बेटा स्पेसिफिक होते हैं, ईच एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट। तो एंजाइम के पास स्पेसिफिसिटी होती है, जैसे समझ लो अब कोई एंजाइम है तो उसे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करेगा, दूसरे सबस्ट्रेट के साथ ये बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि उसका एक्टिव साइट मैच नहीं होता। ठीक है, एक्टिव साइट मैच होना बहुत जरूरी है। जैसे समझ लो ये एक एंजाइम है, तो इस एंजाइम में एक्टिव साइट कुछ ऐसा है। ठीक है, तो आपका सबस्ट्रेट कैसा होगा, आपका सबस्ट्रेट भी ऐसा होगा। अगर आपका सबस्ट्रेट ऐसा नहीं है तो ये इसके बीच में फिट इन नहीं होगा, तब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत स्पेसिफिसिटी देखी जाती है एंजाइम्स में। ओके, सो न्यूक्लिक एसिड्स में आरएनए है दैट बिहेव लाइक एंजाइम, जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं। As I have told you, all enzymes are proteins, but there is an exception. Biology is filled with exception. तो ये क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है, प्लीज इसको स्टार मार्क डालो। All enzymes are proteins except one, which is that ribozyme. Okay, ribozymes are not proteins, but they are enzymes. Okay, वो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं बट वो प्रोटीन नहीं है। ठीक है, राइबोजाइम्स आर द एक्सेप्शंस। देन enzymes form tertiary structure with some crevices, pockets called active site, which fits with the substrate. मैंने आपको बताया था जब मैंने प्रोटीन पढ़ाया था। ठीक है, तो लीनियर प्रोटीन जो प्राइमरी प्रोटीन होता है, फिर सेकेंडरी प्रोटीन होता है बेटा, उनका कुछ फंक्शन नहीं होता एज ए एंजाइम। ठीक है, जब प्रोटीन फंक्शन में आते हैं ना, तो वो है बेटा टर्शरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो प्रोटीन में अगर कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शंस आप देख सकते हो, कोई भी रिएक्शन देख सकते हो, चेंजेस देख सकते हो, तो इट हैज टू बी ओके टर्शरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो सारे टर्शरी स्ट्रक्चर्स बेटा एंजाइम्स ही हैं। ठीक है, याद रखो, जो लीनियर है मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो बेटा वो दे आर नॉट एक्टिव, दे आर जस्ट प्रोटीन्स बट दे आर नॉट एक्टिव इन अवर बॉडी। ठीक है, तो हाँ, चलो, तो अब आप देखो यहाँ पे मैंने आपको वही समझाया ना, सारे एंजाइम्स प्रोटीन है। ओके, सो आपको अभी देखना पड़ेगा ये जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन कहाँ पे था बेटा, वो रिटेंटेट में था, चाय की पत्ती में था, दैट इज व्हाई इट इज एसिड इनसॉल्युबल। ठीक है, सो ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, बिल्कुल नहीं। as I have told you, all enzymes are proteins but all proteins are not enzymes. exception मैंने बताया, राइबोजाइम, आरएनए एंड राइबोन्यूक्लियेज। ठीक है, तो दोनों ही बेटा प्रोटीन नहीं है बट एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। एंड आपको कुछ और चीजें याद होना चाहिए एंजाइम्स के बारे में, वो क्या बेटा, नेमिंग। ओके, नेमिंग के लिए कुछ चीजें याद रखना चाहिए। हमेशा एंजाइम आप देखते हो वो ASE सफिक्स से स्टॉप होता है, मतलब ASE, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, न्यूक्लियेज, ठीक है, प्रोटीएज, ओके, हेलुरनेस, कुछ भी हो बेटा, कुछ भी, लाइपेस, तो ASE आएगा, याद रखो। OSC आता है तो वो शुगर है। मैं बताती हूँ आपको, कार्बोहाइड्रेट्स में OSC आता है, जैसे लैक्टोज, मैनोस, अरबिनोस, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। OSC आता है तो कार्बोहाइड्रेट्स है, ASC आता है तो एंजाइम है। तो जब हम लोगों ने नेमिंग स्टार्ट की एंजाइम की, तो हम लोगों ने उसका सोर्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड करके नेमिंग की। ओके, सोर्स के ऊपर हमने नेमिंग की स्टार्टिंग में, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं था। ठीक है, तो फिर हमने क्या समझा, हम लोग एंजाइम्स को ऐसे नेम करेंगे बाय इट्स फंक्शन, मतलब ये कौन सा केमिकल रिएक्शन कर रहा है, किसको स्पीड अप कर रहा है, तो उस रिएक्शन के हिसाब से हम नेम देंगे। ऐसा हमने स्टार्ट किया।
बट सारे जो एंजाइम्स के नेम है इनके लिए ये होल्ड्स गुड नहीं था, ठीक है, इसके लिए होल्ड गुड नहीं था, तो इसीलिए इसको भी हटा दिया गया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ट्रांसफरेजेस। ओके, ट्रांसफरेजेस में क्या होता है मैं आपको समझाऊंगी नॉमेनक्लेचर करके, जब हम जाएंगे तो ऑथलिल में वहां पे समझाती हूँ क्लासिफिकेशन में। बट जैसे मैंने बताया ना, नेमिंग विद द हेल्प ऑफ फंक्शन इन केमिकल रिएक्शन ये बहुत इफेक्टिव नहीं है प्रोसीजर। देन सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन, ओके, सुक्रोज, आप देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कौन सा सबस्ट्रेट एक्ट हो रहा है एंजाइम के ऊपर, उसके ऊपर भी हमने नेमिंग किया। जैसे सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ये कोई रिएक्शन में हो रहा है, ओके, इंक्लूड हो रहा है, तो इसलिए हमने सुक्रेज डाल दिया। ये चलता है बेटा, कुछ एंजाइम्स के नाम अभी भी इस बेसिस पे है, बट सारे नहीं। ओके, तो फिर हमने क्या किया, हम सब पूरे मतलब वर्ल्ड के लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, अलग अलग भाषा है, केमिकल रिएक्शंस को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, फंक्शंस देखना, सब चीजें उनको चाहिए था कि कुछ ऐसा हो जो पूरे वर्ल्ड में सेम हो, ठीक है। तो तब जाके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने क्या किया बेटा, नॉमेनक्लेचर किया एंजाइम्स का। तो किस बेसिस पे एंजाइम किया, नॉमेनक्लेचर किया इन्होंने, तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, जैसे इन्होंने दिया बेटा यहाँ पे नंबर 1322, ओके, 1322। तो 1 क्या इंडिकेट करता है, इट इज अ क्लास, कौन से क्लास को बिलोंग करता है, फिर 3 उसका सब क्लास होगा, 2 सब डिविजन होगा, एंड देन कौन सा रिएक्शन कैटेलाइज करता है वो होगा। तो अब इसको क्या समझ में आ रहा है, इसमें आपको रिएक्शन कौन सा कैटेलाइज कर रहा है उसके हिसाब से भी आप नेम देख सकते हो, दूसरा कौन से क्लास में है, कौन सा सब क्लास है, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। ओके, नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया। अब आप देखो बेटा, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ना, दैट इज 1322, तो ये एंजाइम्स के एक्चुअल नेम्स ऐसे होने चाहिए, बट आपके सिलेबस में कैसा दिया है, नेम्स दिए हैं, जैसे यहाँ पे सुक्रेस मैंने लिखा है ना ऐसे, जैसे कौन सा सबस्टेट उसके ऊपर एक्ट हुआ है या फिर कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ है, उस बेसिस पे नेम्स दिए हैं। तो अभी भी आप जो पढ़ते हो ना रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, वो सारे इसी टाइप के नेम्स हैं। ओके, एक्चुअल जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने दिया है ना, ऐसा हम लोग हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ते, बट ऐसा ही होता है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, क्लास में यहाँ पे 1 लिखा है मैंने, तो आप मुझे पूछोगे मैम ये 1 की जगह पे मैं 8 लिखूं क्या, 9 लिखूं क्या, तुम नहीं लिख सकते, वो एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो क्लास है ना एंजाइम्स में, देयर आर 6 क्लासेस, 6 ही क्लास है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ऑथलिल हम उसको सिंपल भाषा में कहते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 क्लासेस हैं। अब 6 ही है, आपने 8 लिख दिया तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे देखो आप, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेसेस, लाइएसेस, आइसोमरेजेस एंड देन लाइगेसेस, ठीक है। अब इसको एक एक को हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्सीडो रिडक्टेसेस या फिर डिहाइड्रोजिनेसेस क्या है, यहाँ पे अब देखो बेटा, they catalyze, okay, these enzymes catalyze oxido reduction between two substrates, मतलब ये ऑक्सीडो रिडक्शन का काम करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मैं समझ लो, यहाँ पे समझ लो, ये A2+ है, ये B3+ है, तो अब क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्शन हुआ है, ओके, तो अब ऑक्सीडो रिडक्शन होने के बाद ये क्या होगा, A3+ बन जाएगा, B2+ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है या फिर वो लूज होंगे या गेन होंगे, तो उसको हमने कह दिया ऑक्सीडो रिडक्शन। तो अगर कोई ऑक्सीडो रिडक्शन करवा रहा है एंजाइम, तो उनको हमने सिंपल नेम, उनको किस क्लास के कैटेगरी में डाल दिया है, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस या फिर डिहाइड्रोजिनेसेस। एग्जाम्पल्स बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ले लो, कैटलेज, फिर ऑक्सीडेज, ये एग्जाम्पल्स हैं डिहाइड्रोजिनेसेस, ठीक है। तो एस रिड्यूस्ड हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ, यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज था वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, ठीक है। सो दिस इज ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। कमिंग टू ट्रांसफरेसेस, तो ट्रांसफरेसेस में क्या होता है, दिस एंजाइम कैटलाइज अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ओके, एक ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं बेटा ये, जैसे समझो यहाँ पे जी एस के साथ है, ओके, जी एक रिएक्टेंट
एस के साथ है। अब ये क्या करेगा, जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो दूसरा जो रिएक्टेंट था ना उसके साथ इसने ज्वाइन कर लिया, बाइंडिंग कर ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये देखो ए बी प्लस सी था, जब आप प्रोडक्ट्स में देखोगे तो बी सी हो गया, ए सेपरेट हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, कोई एक ग्रुप का ट्रांसफर हुआ विद इन द रिएक्टेंट टू गेट द प्रोडक्ट, ठीक है। ये हुआ, इसको हम कहते हैं ट्रांसफरेजेस, कॉमनली कहते हैं ट्रांसफरेजेस, बट एग्जांपल्स आप लिख लो, ट्रांस आल्डोलेस, काइनेस, ट्रांसकीटोलेस, ठीक है। ये सारे एंजाइम्स के नाम बेटा आपने पढ़े होंगे, ओके। ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा होगा आपने, फिर पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल में, ईटीएस में, फोटोसिस्टम, फोटोसिंथेसिस के जो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, वहां पे पढ़ा होगा, ठीक है। देन थर्ड कैटेगरी इज हाइड्रोलेजेस। यहाँ पे क्या होता है, दिस एंजाइम कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक, सी हैलाइड, इतने सारे बॉन्ड्स का बेटा हाइड्रोलाइसिस करता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का यूज करता है, इनको हम कहते हैं हाइड्रोलेजेस, ठीक है। तो बेटा रिएक्टेंट के साथ इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल का होना बहुत जरूरी है ताकि वो प्रोडक्ट बनाए। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोलाइसिस नाम में ही लिखा है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल को यूज कर रहा है, उसको लाइस कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं हाइड्रोलेजेस। यहाँ पे देखो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। इफ यू आर वंडरिंग कौन से होते हैं मैम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, शायद आपके सिलेबस में भी नहीं था, जब आप 11th में थे तब भी ये सिलेबस में नहीं था, मैं समझती हूँ। तो बेटा रेनिन आता है, पेक्टिन आता है, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। सॉरी मेरा थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है एंड देन बहुत ज्यादा मुझे सर्दी और जुकाम हो गया है, तो मेरी वॉइस बहुत बदल गई जैसा आपको लग रहा होगा, प्लीज बेयर विथ मी, ठीक है। मैं भी बहुत मुश्किल से पढ़ा रही हूँ, बट क्या करें, पढ़ना तो है और मुझे पढ़ाना तो है ना। चलो, तो सुक्रेज भी एग्जाम्पल है हाइड्रोलेसिस में। देन सो दीज थ्री आर द फर्स्ट। तो क्लासिफिकेशन में 6 बताया था। ऑथ, ऑथ लिल, तो ऑथ लिल हमने पढ़ना है, तो ऑथ अभी पढ़ लिया, OTH। अब लिल पढ़ते हैं, ठीक है। लाइजेस, तो लाइजेस क्या है, दे कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड। अभी आपने जो लास्ट पढ़ा ना हाइड्रोलेजेस, वहां पे क्या हुआ था, यूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ था, वहां पे हाइड्रोलाइसिस हुआ था, ठीक है। बट लाइजेस में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ग्रुप हो रहा है, बट हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का यूज नहीं हो रहा, ओके। वाटर मॉलिक्यूल का यूज नहीं हो रहा, ऐसे ब्रेकडाउन हो रहा है एंड डबल बॉन्ड बन रहा है प्रोडक्ट में। ऐसे केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम्स को हम कहते हैं लाइजेस, ओके। सो दे कैटालाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड। दिख रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये दिख रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ओके। RCO वो H से क्या बना, RC वो H प्लस CO2, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ऐसा, ठीक है। कमिंग टू आइसोमरेसिस, दे कैटालाइज इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशन आइसोमर्स। बेटा ये आइसोमेरिज्म आप समझते हो ना, आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट केमिकल, सॉरी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर या फिर केमिकल क्या कहते हैं उसको, आई थिंक केमिकल फॉर्मूला सेम है, ओके। मतलब कितने वो है, 6 है सी में, ओ में 6 है, वो सारे सेम है, बट यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं आइसोमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर कन्वर्जन होता है विद द हेल्प ऑफ आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे चाहे वो ज्योमेट्रिक हो, पोजिशनल हो, ठीक है, ऑप्टिकल हो, तो उसके बेसिस पे हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं बेटा आइसोमरेजेस। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज फॉस्फोहेक्सोकाइनेस। बेटा आपने ग्लूकोज पढ़ा होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में आपने एंजाइम का नाम सुना ही होगा, फॉस्फोहेक्सोकाइनेस, ठीक है, सुना होगा। बट ये मुझे याद नहीं कि आपको कितना पता है या नहीं, या फिर कितना याद है या नहीं, बट पढ़ा तो है, डेफिनेटली पढ़ा है आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइगेजेस, these enzyme catalyze the linking of two compounds together।
मतलब दो कंपाउंड्स को साथ में लिंक करना, ज्वाइन करना, ऐड करना, ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं लाइगेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो तो, ओके यहाँ पे एक्स वाई है, ओके एक्स वाई है, अब इन दोनों को ऐड करना है, इसके लिए थोड़ी एनर्जी की जरूरत है। जैसे यहाँ पे एटीपी बन गया, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, साथ में प्रोडक्ट तो बनाना हमको, प्रोडक्ट तो बन गया एक्स वाई, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है दो रिएक्टेंट्स की। ठीक है, एक्स वाई का ऐड हुआ है या फिर ज्वाइनिंग हुई है, लिंकिंग हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बना एंड एक फॉस्फेट बाहर निकला। ठीक है, तो ये हो गए सारे के सारे 6 क्लासेस या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। बेटा यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं यूजुअली एंजाइम्स के कॉन्सेप्ट से, इतने ज्यादा नहीं बनते हैं, बट इससे आते हैं, अभी जो मैंने स्लाइड दिया है ना यहाँ से आते हैं। अब देख लो बेटा, एंजाइम्स में 2 टाइप्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, एक सिंपल एंजाइम, एक कॉन्जुगेट एंजाइम, या फिर आप कंपाउंड एंजाइम भी बोल सकते हो। सिंपल एंजाइम क्या है? यू नो ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोटीन होगा, कोई और एडिशनल सब्सटेंस इसके साथ नहीं होगा। जैसे आई एम सो सॉरी, मैंने बताया ना नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसीलिए मैंने वीडियो टर्न ऑन नहीं किया। सॉरी बेटा, थोड़ा एक मिनट, मैं वापस से शेयर करती हूँ स्क्रीन को। थैंक यू फॉर स्टेइंग इन द कॉल। ओके, तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, यहाँ पे अपो एंजाइम होता है, फिर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं को फैक्टर, उस अलावा एक दोनों मिलके एंजाइम बनता है विच इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। ठीक है, तो दोनों मिलके एंजाइम बनता है जिसका नाम है, ठीक है। तो अब आप देखो बेटा, अब आप देखो, अगर आप इस होलो एंजाइम से इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हटा दिए तो ये एंजाइम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा। प्लीज याद रखो ये बात को। आपने अगर इस होलो एंजाइम से, मतलब जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट एंड प्रोटीन पार्ट दोनों है, बट आपने सिर्फ क्या किया, नॉन प्रोटीन पार्ट को हटा दिया, आपको लगा है कि एंजाइम सिर्फ प्रोटीन का होना चाहिए, आप बोलोगे क्या जरूरत है नॉन प्रोटीन पार्ट की, हटा देते हैं। नहीं बेटा, ये जो प्रोटीन पार्ट बचेगा ना एपो एंजाइम, वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो इन दोनों का साथ में होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे से बहुत गहरी मोहब्बत है इनको, एक दूसरे को छोड़ के नहीं रह सकते, जब साथ में है तभी ये परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शन को। ठीक है, एंजाइम के फंक्शंस को। तो अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, ये 2 टाइप का हो सकता है। ठीक है, आपको 2 टाइप का हो सकता है। एक यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोएंजाइम। ओके,
और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये बहुत टाइटली बाउंड होता है प्रोटीन के साथ, और जो कोएंजाइम है वो प्रोटीन के साथ बहुत लूजली बाइंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लो। ओके, तो नॉन प्रोटीन पार्ट जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो प्रोटीन के साथ बहुत टाइटली बाउंड है, उसका एग्जांपल है कैटालेस, पेरोक्सीडेस एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो विटामिन में नायासिन हो गया, राइबोफ्लाविन हो गया, तो ये सारे तभी मैंने जो बताया ना वही लिखा है यहाँ पे। तो व्हाट आर कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर क्या है, दीज आर नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाउंड टू एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। मैंने बताया ना, तो ये जो अपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, बट इस प्रोटीन पार्ट को एक्टिव करने के लिए, मेटाबॉलिकली एक्टिव करने के लिए जरूरी है कोफैक्टर का होना। ठीक है, कोफैक्टर का होना जरूरी है। तो अपो एंजाइम तो प्रोटीन पार्ट है, कोफैक्टर साथ में होगा तो तभी होलो एंजाइम एक्टिव होता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है, क्या लिखा है, व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफैक्टर ही है जो अपो एंजाइम को इज्जत देता है एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव बन के रहने के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देख लो टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैंने बताया ना, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक बहुत टाइटली बाउंड करता है अपोएंजाइम के साथ, कोएंजाइम बहुत लूजली बाउंड करता है प्रोटीन के साथ। ठीक है, दूसरे मेटल आयंस भी हो सकते हैं, जैसे आयरन हो गया। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। चलो, तो यहाँ पे देखो, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना बेटा, वो ऑर्गेनिक है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फर्क। आपको मैं समझाती हूँ बेटा, इनऑर्गेनिक मतलब कोई भी समझ लो, कोई ऐसा एलिमेंट जैसे आयरन, कॉपर, ये सारे क्या है, ये इनऑर्गेनिक है। जब हम ऑर्गेनिक कहते हैं तो वो क्या होगा, वो कोई एक ऐसा बॉडी का रिलेटेड पार्ट होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हीम। ओके, हीम क्या है, हीम एक ऑर्गेनिक मैटर है इन अवर बॉडी। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर है। तो हीम इन पेरोक्सीडेज एंड कैटलिस। ओके, तो ये क्या करते हैं, दे कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर टू, सॉरी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आपको याद रखना है। तो पेरोक्सीडेस एंजाइम ये बहुत एफिशिएंटली करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज, कोफैक्टर ऑर्गेनिक है, टाइटली बाउंड टू अपो एंजाइम है। एग्जाम्पल याद रखो, हीम इन पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज। ठीक है, तो हीम ग्रुप इन पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज, ये आपको याद रखना है। कमिंग टू कोएंजाइम, ये भी ऑर्गेनिक है, बट ये ट्रांसिएंटली बाइंड हुआ है अपो एंजाइम को, मतलब लूजली, इतना टाइटली इनके बीच में गहरी मोहब्बत नहीं है, बस ढीली ढाली मोहब्बत है। ठीक है, तो मेनी कोएंजाइम्स कंटेन विटामिन्स लाइक नायासिन, राइबोफ्लाविन। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स आप याद रखो कोएंजाइम्स के लिए। इफ दे आस्क यू, ओके, कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स आर सेम, व्हाट विल यू से? अगर वो पूछेंगे बेटा आपको कि कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम सेम है, तो आप क्या बताओगे? नहीं बेटा, ये सेम नहीं है। ओके, कोएंजाइम इज अ टाइप ऑफ कोफैक्टर, लेकिन कोफैक्टर में बहुत सारे दूसरे भी तो आते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है, मेटल आयंस आते हैं, फिर कोएंजाइम्स आता है। बट कोएंजाइम इज व्हाट, इट इज ऑर्गेनिक, लाइटली अटैच्ड टू द कोएंजाइम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कमिंग टू मेटल आयन, तो ये क्या करेंगे बेटा, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं विद द साइड चेन्स ऑफ एक्टिव साइट। ओके, तो जो भी एक्टिव साइट्स होते हैं ना एंजाइम में, तो उनके साथ ये क्या करते हैं, बहुत मजबूत एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं विद द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल आप ले लो, जिंक। ओके, जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ओके, कार्बोक्सीपेप्टिडेज के लिए जिंक इज अ कोफैक्टर। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, इस कार्बोक्सीपेप्टिडेज के साथ अगर जिंक एक्टिव होगा या नहीं होगा? बिल्कुल एक्टिव नहीं होगा बेटा, डेफिनेटली इट विल बी एक्टिव। ठीक है, सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, एंजाइम दैट ब्रेक न्यूक्लिक एसिड्स into nucleotides belong to which of the following class? ओके, एंजाइम है कोई, न्यूक्लिक एसिड्स से न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे हैं,
वो कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं एंजाइम्स? वेरी गुड कृष्णा पार्मर। एज यू नो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर, ये पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर। ओके, न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक शुगर, फॉस्फेट एंड देन नाइट्रोजन बेस। ठीक है, बट आप यहाँ पे देख लो न्यूक्लिक एसिड्स में दो पॉलीन्यूक्लिक चेन्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं, फिर उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। ठीक है, इतना बहुत कुछ होता है, ये तो लंबी कहानी होगी। न्यूक्लिक एसिड में पॉलीमर होता है, या फिर डीएनए या आरएनए है, वो क्या करेगा बेटा? ब्रेक डाउन करेगा बॉन्ड्स को टू गिव द मोनोमर यूनिट। ठीक है, चलो। तो अब हम देखते हैं बेटा कैटालिटिक साइकिल, मतलब जो एंजाइम का नेचर है या फिर एक्शन है एंजाइम का, वो क्या है देखते हैं। ओके, तो एंजाइम एक्ट्स विद सबस्ट्रेट, हम सबको पता है ना बेटा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो एक एंजाइम होता है, एंजाइम में एक्टिव साइट होता है। एक्टिव साइट एकदम जैसा है वैसा ही सबस्ट्रेट होना चाहिए ताकि वो फिट हो सके एक दूसरे के बीच में, एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सके। ठीक है, ये तो कॉमन मैंने आपको इतना बताया था। बट जब हम हिस्ट्री देखते हैं एंजाइम्स की, तो हाइपोथेसिस बनाए गए थे। जैसे फर्स्ट हाइपोथेसिस है लॉक एंड की मॉडल। ओके, लॉक एंड की मॉडल में क्या समझे थे, क्या बताया गया था कि सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को। ठीक है, दिस इंड्यूसेस सम चेंजेस इन एंजाइम सो दैट द सबस्ट्रेट इज टाइटली बाउंड विद एक्टिव साइट। ओके, ये क्या होता है? इट इंड्यूसेस सम चेंजेस इन द एंजाइम। जो सबस्ट्रेट है ना बेटा, वो कुछ चेंजेस करता है एंजाइम में ताकि सबस्ट्रेट उसके साथ टाइटली बाउंड हो सके एंजाइम के साथ इन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट उसका लोकेशन है जहां पे वो बाइंड करता है। ठीक है, जब ये बाइंड करता है तो इसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, द एक्टिव साइट ब्रेक्स केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ज्वाइन हुआ था वैसे अलग भी होना है, तो ये ब्रेक करता है केमिकल बॉन्ड को एंड अलग होता है। जब अलग होता है तब ये जो एक्टिव साइट में जो सबस्ट्रेट ऐड हुआ था वो सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट नहीं रहा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट्स एंड द फ्री एंजाइम। ओके, फ्री एंजाइम का मतलब क्या है बेटा? अभी एक्टिव साइट से निकल गया जो भी वहां पे बैठा था सबस्ट्रेट, तो वो फ्री एंजाइम बन गया ना। अब ये क्या करेगा? अब ये दूसरे सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, फिर ये प्रोसेस करेगा, फिर खत्म होने के बाद तीसरे को पकड़ेगा। तो एक एंजाइम बहुत सारे सबस्ट्रेट के साथ ये कर सकता है। बट इंपॉर्टेंट क्या हो, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक एंजाइम के लिए उसकी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का होना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल में क्या बताया जा रहा है? एक लोकेशन में जैसे एक्टिव साइट अगर ऐसा इसका शेप है तो ऐसा ही शेप रहेगा, इसी शेप का हमको सबस्ट्रेट बनाना होता है। ओके, जैसे एक लॉक के अंदर की फिट होती है वैसे ही ये मॉडल है। ठीक है, एक्टिव साइट के अंदर ये सबस्ट्रेट जाके कैसे ना एक लॉक के अंदर जैसे की डालने पे बैठता है, तो वैसा प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। ऑलराइट, चलो। तो दूसरा मॉडल है बेटा जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट थियरी, जो कोशलैंड ने दिया था। इसका दूसरा नाम है हैंड इन ग्लव मॉडल। मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो एंजाइम सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन होता है ना, यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल है। समझ लो एंजाइम एक लॉक की तरह नहीं है। एंजाइम देखेगा, हाँ भाई सबस्ट्रेट आया है, हाँ चलो आया है, तो अब क्या होगा, ये एकदम हार्ड नहीं है। एंजाइम एक ग्लव की तरह है, थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल है। ये खुद को थोड़ा बहुत ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि सबस्ट्रेट ठीक से एंजाइम के साथ बाइंड हो सके। ऐसा नहीं है कि अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता। ओके, प्लीज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस। एंजाइम अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता बेटा, जस्ट फिट करेगा अपने आप को उसके साथ प्रॉपरली हल डुल के ऐसा करके फिट करता है। ठीक है, तो आपको वो जानना है। ऑलराइट, तो एंजाइम कोशिश करेगा कि अच्छी से एक ऑप्टिमल फिट आ जाए। अब बेटा देखो, आप एक जीन्स पैंट पहन रहे हो, आपका साइज है 32। ठीक है, आप 32 जीन्स पहन रहे हो, तो अब क्या होगा, थोड़ा थाइस के ऊपर थोड़ा फिट रहता है ना, तो अब आप क्या करोगे, थोड़ा ऐसे जंप करोगे, ऐसे फिर फिट करने की कोशिश करके। तो साइज तो सेम है बट यू आर ट्राइंग टू फिटिंग इन प्रॉपरली,
तो वैसा समझ लो। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या होता है, जैसे हैंड इन ग्लव्स, बेस्ट एग्जांपल, एक हैंड है उसके ऊपर आप ग्लव्स पहन रहे हो, तो सेम है ना, जितना आपका हाथ का साइज है उतना ही ग्लव का साइज है, बट ऑप्टिमल फिटिंग चाहिए आपको, परफेक्ट फिटिंग चाहिए, तो आप थोड़ा ऐसे उंगलियों को हिलाओगे, ग्लव्स को थोड़ा हिलाओगे तो ठीक हो जाता है, उसी तरीके का। अब इन दोनों हाइपोथेसिस में इंड्यूस्ड फिट इज वेरी वाइडली यूज्ड, ये बहुत वाइडली यूज हुआ है, अभी भी हम लोग इसी को यूज करते हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल को, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल इज वेरी रिजिड, ओके, लॉक एंड की मॉडल में जो लॉक है वो बहुत रिजिड होता है, और वहां पे ना इतना कन्विंसिंग मॉडल नहीं है वो, ठीक है। चलो, देन केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। आपको पता होना चाहिए, जब कभी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो कंपाउंड्स है वो दो टाइप के चेंजेस करते हैं। किस टाइप के चेंजेस होते हैं, पहला होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज बेटा आप सबको पता है, जैसे कोई शेप चेंज हो जाना या फिर स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता हो जाना। बेटा बेस्ट एग्जांपल है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ओके, तो आइस इज अ सॉलिड विच मेल्ट्स इनटू वाटर, okay, water is a liquid, it changes its shape into gases, तो वेपर बन जाएगा, ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज है। तो कमिंग टू केमिकल चेंज में क्या होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। हियर बॉन्ड्स का बनना होता है, टूटना होता है, बॉन्ड्स नए नए बनते हैं, टूटते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक भी हो इनऑर्गेनिक भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो आपके सिलेबस ने दो रिएक्शंस दिए हैं, आप देख लो, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में बेरियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के हेल्प से बेरियम सल्फेट बना है। ऑर्गेनिक में स्टार्च था, वाटर के साथ इसने बनाया ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आपको क्या पता चला, यहाँ पे स्टार्च वाटर के साथ ग्लूकोज बना रहा है, तो ये कैटालिटिक रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे ब्रोकन डाउन हुआ है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना है, कैटालिटिक रिएक्शन बना है, ठीक है। सो एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब जुड़ना, कैटालिटिक मतलब टूटना, ठीक है। तो अब आपकी डेफिनेशन, मतलब आपके एनसीईआरटी ने एक डेफिनेशन दिया है इन केमिकल रिएक्शंस को लेके, द रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। जैसे समझ लो कोई भी प्रोसेस हो, या फिर वो केमिकल रिएक्शन हो या फिर फिजिकल चेंज का रिएक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा टाइम यूनिट के साथ इन्होंने डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अमाउंट ऑफ पीरियड फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, तो जितना प्रोडक्ट बनने के लिए कितना टाइम लगा है वही रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आपने दिया है आपकी एनसीईआरटी ने, बेटा थोड़ा देख के चलो, इसको इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बस याद रखो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है देखते हैं, रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफिक। देखो बेटा मैं आपको बताती हूँ, इतना तो मुझे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स समझ नहीं आती, बट यहाँ पे मैं ये बता सकती हूँ, एंजाइम्स में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं तो हम बेटा बात करते हैं स्पीड की, ठीक है। अब आप मुझे ये बताना है कि मैम वेलोसिटी अलग है, स्पीड अलग है, डायरेक्शन अलग है, वो फ्रिक्शन अलग है, बैगन अलग है, मूली अलग है, गाजर अलग है, बेटा इतना सब मुझे नहीं जानना, मैं बस आपको बायोलॉजिकली जितना जरूरी है वो समझा रही हूँ। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, जिस स्पीड में हो रहा है रिएक्शन एंड कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। इसको इन्होंने कहा है रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, तो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सम फैक्टर्स। बेटा हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन कोई ना कोई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, उसमें वेरी फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा जरूरी फैक्टर है, पीएच भी होता है, बहुत सारे केसेस में पीएच होता है, टेम्परेचर होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे टेम्परेचर की बात की गई है। जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ओके, रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन, ओके। अगर बड़ा है, ओके, अगर बड़ा है तो वहां पे डबल हुआ है, ओके। तो 10 डिग्री चेंज में जब बढ़ा है तो ये भी एक टाइप का चेंज है, ठीक है। या फिर ये हाफ भी हो सकता है, ओके, ये कम होके हाफ भी हो सकता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज,
ठीक है। देन रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज वेरी हाई। ओके, तो रेट ऑफ एंजाइम जो है ना कैटालाइज होने वाला रिएक्शंस में बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका एग्जांपल क्या है? ये एग्जांपल पूछा जाता है बेटा टेस्ट्स में, और फिर नीट में बहुत बार पूछा गया है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द फास्टेस्ट एंजाइम। इट एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेट मतलब स्पीड अप करना। इट एक्सेलरेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बना रहा है, ओके, इसको क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक जो भी है, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम से बना हुआ है। तो इसका कितना फास्ट अप हो गया ये प्रोसेस का, जो रिएक्शन का है ना, ओके, टाइम ड्यूरेशन रेट वो कितना हो गया समझ लो। इट एक्सेलरेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन बाय 10 मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम्स बढ़ गया। ओके, अब आप नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। इन द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस समझो नहीं है तो तब क्या होगा? ओनली 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनेट आर फॉर्म्ड इन एन आवर। ओके, जो भी यहाँ पे बाइकार्बोनेट बना है वो 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बनाएगा। अगर एंजाइम हो तो 10 मिलियन टाइम्स इसका रेट एक्सेलरेट हो जाता है। तो अब आपको क्या समझ में आया? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस अबाउट यहाँ पे 6 लाख मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड पर सेकेंड। तो कितना बड़ा डिफरेंस है बेटा, 1 घंटे में 2 मॉलिक्यूल किधर, 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल किधर। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को हमेशा इज्जत दो जो डिजर्व करता है। ठीक है, इन अ मेटाबॉलिक पाथवे ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम्स। डेफिनेटली बेटा ये क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस? विच प्रोसेस इज दिस? ग्लाइकोलाइसिस, यहीं पे लिखा है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ओके, द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज ग्लाइकोलाइसिस। ये 10 स्टेप्स में होता है। ठीक है, 10 स्टेप्स में होता है, और जिसमें एक एक एंजाइम का यूज होता है। डेफिनेटली एंजाइम्स का यूज होता है। ठीक है, तो ये वन सच एग्जाम्पल आपकी बुक ने दिया है, और आप इसको 11th क्लास की जो बुक है ना वहां पे आप ढूंढ के निकालो। ठीक है, रेस्पिरेशन के चैप्टर में आपको मिलेगा ग्लाइकोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, देन हाउ डू एंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। अब आपको जानना होगा एंजाइम ना स्पीड अप कर रहे हैं, स्पीड को इंड्यूस कर रहे हैं, सब पता चला, मतलब कैसे, लिटरली हाउ दिस इज हैपनिंग, ये पता लगाना जरूरी है बेटा। ये होने के लिए एक कॉन्सेप्ट है एक्टिवेशन एनर्जी का। ओके ओके, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो जब यहाँ पे आप एक ग्राफ बनाओगे ना, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? एक्स एक्सिस में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा तुम, अब यहाँ पे मैंने लिखा है आर, ओके, रिएक्टेंट है, ओके, और यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब क्या होगा? अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने के लिए इसको कुछ एनर्जी चाहिए। ओके, ऑलवेज a reactant when it is changing into a product it needs energy. That energy is called as activation energy. हमेशा एक एनर्जी की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो अब क्या होता है? ये रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा, रीच हो जाएगा एक स्टेज में जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट है, ये क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को यूज करके ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना वो बहुत अनस्टेबल स्टेज है, मतलब ये ज्यादा टाइम तक उस स्टेज में नहीं रह सकता, इसको जल्दी से बदलना पड़ेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी के हेल्प से ट्रांजिशन स्टेट को रीच करेगा एंड फिर वापस आएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट with the help of activation energy reaches the transition state and it converts the reactant into product। ठीक है, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी बनने का कितना है यहाँ पे ड्यूरेशन, समझ लो। ओके, टाइम भी ज्यादा लगता है, जो प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन है वो देखो तुम, पोटेंशियल एनर्जी देखो। ठीक है, ये सब देखो। तो अब आप क्या देख सकते हो? जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत ज्यादा। अब हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब एक जो यहाँ पे रिएक्शन चल रहा है केमिकल रिएक्शन, उसको हम प्रोवाइड करेंगे एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करेगा? ये
फास्टन अप करेगा प्रोसेस को। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी जो बहुत ज्यादा चाहिए थी, अब वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि एंजाइम उसको हेल्प कर रहा है ना, एंजाइम इज हेल्पिंग। ओके, तो जब एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है तो कम एक्टिवेशन एनर्जी में हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो अब क्या हो गया, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्टर हो गया, कम टाइम में प्रोसेस बन गया हमको, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, एंड एनर्जी भी कम लगी। तो इसीलिए कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमको एंजाइम्स की जरूरत होती है। एंजाइम्स का अल्टीमेट नीड क्या होता है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन विदाउट एंजाइम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, हो सकता है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, टाइम ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है, सरदर्द ज्यादा होता है, तो ये सब चीजें हैं थोड़ी। तो एंजाइम्स है तो इन चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखो। ओके, तो रिएक्टेंट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट वी गेट द प्रोडक्ट वेरी अर्लियर विथ लेस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब जो मैंने बोला, अब यहाँ पे वर्डिंग में देख लो तुम। एक्टिवेशन एनर्जी इज एन एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। डेफिनेटली बेटा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए, तो उस केमिकल रिएक्शन के लिए हमको एक्टिवेशन एनर्जी की सख्त जरूरत है। ठीक है, in an exothermic and endothermic reactions, the substrate must go through a much higher energy state. That energy state is transition state. मैंने बताया ना आपको, जब भी एक्टिवेशन एनर्जी इसको मिलने लगती है, ये एक अनस्टेबल स्टेज को रीच कर जाता है, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एनर्जी। ये बहुत अनस्टेबल है, वेरी हाई एनर्जी स्टेट है, तो ये ज्यादा टाइम तक इस स्टेज में नहीं रह सकता, मतलब जल्दी से ये रिएक्टेंट में प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए ये जो अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट का मतलब इसने कहना है रिएक्टेंट्स। ओके, जो रिएक्टेंट्स यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इसी को यहाँ पे सबस्ट्रेट कहा गया है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो ये डिफरेंस है ना बेटा, तो सबस्ट्रेट के बीच में और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी के बीच में दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो भी है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर एंजाइम के साथ होगा तो बहुत कम होगा, विदाउट एंजाइम तो बहुत ज्यादा। यहाँ पे देख लो, विदाउट एंजाइम, विद एंजाइम। ठीक है, अब if the product is at lower energy level than the substrate, the reaction is an exothermic reaction. तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? अगर प्रोडक्ट लोअर एनर्जी लेवल में है सबस्ट्रेट से, अब ये देखो सबस्ट्रेट ऊपर है, इसके एनर्जी लेवल ऊपर है। अब यहाँ पे देखो बेटा, वाई में तो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, तो यहाँ पे जो एस है उसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो पी का एनर्जी लेवल कम है, ये पी का एनर्जी लेवल है, ये एस का एनर्जी लेवल है। ठीक है, तब आपको क्या समझ में आ रहा है? इफ द प्रोडक्ट इज एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन सबस्ट्रेट, द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस टाइप का रिएक्शन जहां पे प्रोडक्ट लोअर एनर्जी में है सबस्ट्रेट के लिए, मतलब सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है। बेटा आपको पता है एक्सोथर्मिक मतलब हीट को रिलीज करने वाला। ठीक है, थर्मिक मीन्स हीट, एक्सो मीन्स बाहर निकालना, तो हीट को बाहर निकालने वाली रिएक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी कह सकते हैं, और इसके लिए एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती। ओके, एनर्जी की कोई जरूरत नहीं रहती। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा तुम कर लो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इन अ बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एज अ रिजल्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, तो स्पीड जो होती है ना रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो अल्टीमेटली बहुत जल्दी बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, कैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है एंजाइम्स की हेल्प से, एंड हमको रिएक्शन फास्टन अप हो जाता है। ठीक है, चलो देन देयर आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो हमारे एंजाइम एक्टिविटी को कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर एंड पीएच। तो टेम्परेचर एंड पीएच क्या करते हैं? अब बेटा टेम्परेचर देख लो, यहाँ पे तुम 35 से ना 40 समझ लो, ये 35 से यहाँ पे 40। ओके, यहाँ पे अब ये क्या है? ये ऑप्टिमल टेम्परेचर है। ऑप्टिमल मतलब ऑप्टिमम में मैक्सिमम इफेक्टिवनेस रहती है एंजाइम की, मतलब ऑप्टिमम एनर्जी जब रहता है ना तब एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन जैसे जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर से दूर जाता है उतनी इनएक्टिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे देख लो, जब ऑप्टिमम है तो हाईएस्ट एक्टिविटी, बट एट लो टेम्परेचर एक्टिविटी इज इनएक्टिव, टेम्पररी लॉस्ट। बहुत हाई टेम्परेचर है तो एंजाइम बेटा क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। आपको पता है ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या होगा, उसके केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करके वो डीनेचुरेशन हो जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल, अंडे में एग व्हाइट होता है ना, एल्बुमिन, एल्बुमिन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। जब आप उसे हीट देते हो तो वो व्हाइट एल्बुमिन ऑमलेट में बन जाता है, ठीक है, व्हाइट ऑमलेट के शक्ल में आता है, ठीक है। तो वो एक्सेस हीट देने पे होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का। अब कमिंग टू प्रोटीन, सॉरी पीएच, तो पीएच के लिए भी बेटा सेम चीज होती है, क्योंकि उसमें भी ऑप्टिमम पीएच देखना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ऑप्टिमम पीएच क्या है, 7। ओके, 7 जो है वो न्यूट्रल है। अगर 7 से बहुत नीचे आ गया तो एसिडिक हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो गया तो भी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो कोई भी आप एक रिएक्शन करो, केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या होना चाहिए, पीएच 7 होना चाहिए या फिर 7 के थोड़ा आसपास, क्योंकि वो ऑप्टिमम पीएच है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ऑप्टिमम टेम्परेचर समझ लो, आप यहाँ पे देख लो 35 से 40 के बीच में, पीएच 6 से 8 के बीच में, दैट इज 7, ठीक है। अब जब आप टेम्परेचर की बात करते हैं ना, तो कुछ हमारे नेचर में ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हाईएस्ट टेम्परेचर को भी मैनेज करके निकल जाते हैं। जैसे बेटा आपने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी, वहां पे आपने एक एंजाइम की बात की थी। कौन सा एंजाइम है वो, टैक पॉलीमरेज है ना, टैक पॉलीमरेज विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज थर्मोफिलिक, मतलब वो हीट को पसंद करने वाला ऑर्गेनिज्म है। हाई टेम्परेचर्स में भी वो जिंदा रहते हैं, जैसे अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रह जाते हैं, ठीक है। तो चलो ये एक फैक्टर हो गया। कमिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो ना, वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब अब देखो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, अब जितने एंजाइम्स हैं उन सारों के लिए अगर आपने सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा, एकदम हाईएस्ट में चला जाएगा, टॉप नॉच, ठीक है। अब जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाओगे बढ़ती जाएगी वेलोसिटी, बट ये क्या होगा, एक स्टेज में आके रुक जाएगा। कौन से स्टेज में, जब एंजाइम्स सारे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गए, तब आप कितने भी एडिशनल ऐड करते जाओ सबस्ट्रेट्स को, वो फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सारे एंजाइम्स ने बाइंड कर लिया ना सबस्ट्रेट के साथ, अभी एंजाइम्स ज्यादा नहीं है। तो एंजाइम्स नहीं है तो बेकार में सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ, फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर देयर टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए भी एक ऑप्टिमम है, ठीक है। जितने एंजाइम है अगर उतने तक आपने सबस्ट्रेट बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, तो बढ़िया आपको इफेक्ट मिलेगा, एंजाइम्स बहुत अच्छे से अपना काम करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जब वो एक लेवल एक्सीड कर जाता है तो उसके बाद देयर इज नो यूज। आप मतलब वो मैक्सिमम वेलोसिटी जब रीच हो गया उसके बाद भी आप सबस्ट्रेट डाल रहे हो तो आप बेवकूफ हो, ठीक है। अब बेटा ये है आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट मैंने दिया है क्योंकि कई कबार पूछ लेता है, ठीक है। ये है बेटा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को क्या कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, v मैक्स क्या है, मैंने बताया ना। आप जितना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो वेलोसिटी जितना बढ़ती जाती है, अब वो बढ़ बढ़ के एक स्टेज में आ जाती है, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। इसके ऊपर अब जितना भी सबस्ट्रेट डालो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, अब आपने क्या क्या, ये रिएक्शन की वेलोसिटी है y में, यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे आपने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को धीरे 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 करके बढ़ाया ना, ये v मैक्स में रीच हो गया। अब चाहे जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ग्राफ ऐसा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप कितना भी कोशिश करो वो नहीं हो पाएगा, वो मुश्किल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वी मैक्स, ये वी मैक्स है, ये वी मैक्स इतना ही होता है, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। ऑलराइट, तो अब इसको हमने यहाँ पे किया है, एक्सप्रेस किया है मैथमेटिकल फॉर्म में। ऑलराइट, तो वी मैक्स को बेटा आप हाफ कर दो तो ये हाफ वी मैक्स बन जाना है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा होता है हाफ वी मैक्स, ठीक है। तो अब यही पे वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम रेट अचीव्ड बाय द सिस्टम, ओके।
देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज एस, यहाँ पे जो एस है वो कॉन्सेंट्रेशन है सबस्ट्रेट का। कमिंग टू के एम, बेटा के एम जो है ना ये कांस्टेंट है। ओके, एम इंडिकेट्स मैकेलिस कांस्टेंट। ओके, सो मैकेलिस इज द पर्सन हु गिवन दिस रिएक्शन बेटा। ओके, मेंटन मैकेलिस रिएक्शन भी कहते हैं इसको, मेंटन मैकेलिस कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर मैकेलिस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो अब अगर आपको बाई चांस किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया नीट में कि हाँ भाई इतने सबस्टेट, इतना कॉन्सेंट्रेशन का सबस्टेट दिया है, इतना मैक्सिमम वेलोसिटी इसने रीच कर ली है, तो अब तुम बताओ कि इसकी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कितनी होगी या फिर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। तो आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हो, क्यों? आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट पता है, ठीक है, आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पता है, ठीक है, आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप पूछोगे मैम केएम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है देखो केएम की वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। बेटा टाइम हो रहा है, आई जस्ट टेक सम 2 मिनट्स एक्स्ट्रा, ठीक है। तो लास्ट फैक्टर इज द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। ओके, तो वी कॉल देम एज इनहिबिटर्स दैट शट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। मतलब आप देखो कोई भी एंजाइम को एक्टिव करने के लिए एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट का आके अटैच होना जरूरी है, बट कोई भी सबस्ट्रेट के अलावा कोई दूसरा केमिकल आके बाइंड हो गया तो उसको हम कहते हैं इनहिबिटर, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के इनहिबिशन आपको देखने को मिल सकता है बेटा, एक होता है कॉम्पिटिटिव, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, यहाँ पे देखो एंजाइम है, एंजाइम का एक्टिव साइट कुछ ऐसा दिखता है वी शेप, अब सबस्ट्रेट का भी वैसा ही स्ट्रक्चर होगा, बट इनहिबिटर क्या करेगा, ये जैसा सबस्ट्रेट का शेप है ना उसी शेप में होगा, अब ये कॉम्पीट करेगा सबस्ट्रेट के साथ। ओके, जैसे अभी सबस्ट्रेट जा रहा है एंजाइम में बैठने के लिए, इनहिबिटर क्या करेगा, लात मार के सबस्ट्रेट को बाहर निकालेगा, खुद जाके बैठ जाएगा। अब जब इनहिबिटर खुद जाके बैठ गया तब सबस्ट्रेट किधर जाके बाइंड करेगा, ये होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि सबस्ट्रेट के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं होता इनहिबिटर का। ओके, सबस्ट्रेट जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं होता इनहिबिटर का, बट इनहिबिटर को बाइंड करने के लिए दूसरा एक लोकेशन होता है। तब ये इनहिबिटर क्या करेगा, दूसरा जो लोकेशन होता है ना उसमें जाके ये पर्टिकुलरली उसी लोकेशन में जाके बैठ जाएगा। अब जब ये इनहिबिटर जाके उस लोकेशन में बैठेगा तब ये क्या करेगा, ये जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर होगा ना उसको चेंज कर देगा। जिसे समझ लो नॉन कॉम्पिटेटिव में वी शेप का एक्टिव साइट था, तब यहाँ पे देखो यू शेप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक्टिव साइट वहां पे बाइंड नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरली वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो ये दो टाइप के इनहिबिशन है, एक कॉम्पिटिटिव एक नॉन कॉम्पिटिटिव, याद रखो, ठीक है। चलो, देन ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा, आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के, आपके सिलेबस में दिए हैं, आप इसको पढ़ लो, ठीक है। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनने के लिए हमको सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज चाहिए, ठीक है, तो ये आप देख लो। ऑलराइट, चलो अब तो दो क्वेश्चन सॉल्व करके क्लास को एंड करते हैं, टाइम हो गया है। What will happen when the cofactor is removed from enzyme? अभी जल्दी जल्दी आंसर करो भावनगर और कृष्णा। कोफैक्टर को अगर हमने रिमूव कर लिया तो क्या होगा, catalytic activity of the enzyme is lost, enzyme preserves temporarily inactive state, substrate molecules are not closely related। अरे नहीं भाई, A is the answer, catalytic activity of the enzyme is lost। Next question, which statement is incorrect about coenzyme? देखो coenzyme cofactor यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। every coenzyme is a cofactor and every cofactor is a coenzyme। आपको क्या लगता है, मैंने आपको बताया था every coenzyme is a cofactor but every cofactor is not a coenzyme। every coenzyme is a cofactor and every cofactor is not a coenzyme। हाँ ये ठीक लग रहा है अब तक तो। most of the coenzymes are nucleotides and are composed of vitamins। नहीं, विटामिन से तो बने होते हैं नायासिन एंड राइबोफ्लेविन, बट दिस कोएंजाइम्स आर नॉट न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होते। ए सॉरी सॉरी, होते हैं, हमने देखा था ना न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे एनएडी था, एनएडीपी था। तो
ये आप देख सकते हो। ओके, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और हमको इनकरेक्ट ढूंढना है ना, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो बी करेक्ट स्टेटमेंट है, सी भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कोएंजाइम्स आर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एंजाइम, बिल्कुल सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए। ठीक है, यस, वेरी गुड कृष्णा पार्मर, आपने ठीक आंसर दिया है। तो फर्स्ट इसका आंसर है, क्योंकि बेटा आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। बी सी डी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंजाइम। रॉन्ग, रॉन्ग। ओके, ए इज द आंसर। होलो एंजाइम, अपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? If you have any doubts, please make sure to ask me. Okay. So which one of the given graph shows the effect of pH on velocity? ये बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये। चाहे pH हो, चाहे टेम्परेचर हो, यही ग्राफ आता है। ओके, ऐसा हाइपरबोलिक। ठीक है, चलो। So that's all. You can leave the class. If you have any doubts, you can ask, or else you can leave the class. ओके, बायोमोलिक्यूल्स बेटा खत्म हो गया है। हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिविजन एक क्लास में खत्म करके प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑल गुड? ओके, सी यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। कुछ डाउट है? भावनगर।